हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी के ट्रिक में मैं विश्वेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी के लिए, उसमें आपकी आज की जो क्लास रहेगी भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कुछ भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले तराइन के प्रथम युद्ध से 1191 ईस्वी में। ये आपके लिए रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो कहानी की तरह यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, इसको कहानी की तरह इसको समझेंगे। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। वर्ष की बात करें तो 1191, स्थान तराइन, थानेश्वर के निकट, वर्तमान हरियाणा। यहाँ पर तराइन के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था थानेश्वर, वर्तमान का हरियाणा। इसमें दो प्रतिद्वंदी थे, दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया, जिनमें पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, गौरी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़ने के कारण क्या रहे, ये देखते हैं। मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सबसे पहला कार्य यह था कि मोहम्मद गौरी चाहता था कि उत्तर भारत में उसका साम्राज्य स्थापित हो। पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे यह संघर्ष शुरू हो गया था और पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये इसके कारण ये युद्ध लड़ा गया था। मुख्य घटनाओं की बात कर लेते हैं। तो मुख्य घटना क्या रही? गौरी अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा। पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूत राजाओं के साथ तराइन में उसका सामना किया। युद्ध में राजपूत घुड़सवार और तीरंदाज अत्यंत प्रभावी साबित हुए। परिणाम की बात करते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, अब नतीजा क्या निकला इसका, ये भी देख लीजिए। बहुत आसानी से एक ही बार में आपको ये सारे के सारे युद्ध कवर हो जाएंगे और भारतीय इतिहास के जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं ये आपके इसके साथ कवर होने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान ने ये युद्ध जीत लिया। यही प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। इसमें मोहम्मद गौरी घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे उदारता पूर्वक छोड़ दिया। तो पृथ्वीराज को उस पर दया आ गई और पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया और वो वापस यहाँ से चला गया। लेकिन इसका जो परिणाम हुआ, गौरी इस हार से बहुत अपमानित हुआ और अगले वर्ष तैयारी के साथ वो दोबारा से लौटा। इसके कारण 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसको समय मिल गया और समय के साथ फिर दोबारा से मोहम्मद गौरी पुणे पक्की तैयारी के साथ में उसने दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध। अब बात कर लेते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। उसने दोबारा से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया अपनी पूरी शक्तिशाली सेना के साथ में और पूर्व तैयारी के साथ आया। ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। स्थान और वर्ष वही है, तराइन का मैदान, थानेश्वर के निकट, हरियाणा में। 1192 ईस्वी में लड़ा गया। प्रतिद्वंदी वही दोनों थे, पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली का राजा और मोहम्मद गौरी, गौरी साम्राज्य का शासक। दोबारा से इसने गौरी ने आक्रमण किया था। इस युद्ध के मुख्य कारण क्या रहे? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में अपनी हार के बाद मोहम्मद गौरी बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान पर दोबारा से युद्ध किया और आक्रमण कर दिया। उसने एक और विशाल सेना संगठित करके एकत्रित की। उसने एक और दोबारा से अपनी विशाल सेना को संगठित किया और दोबारा पूर्ण शक्ति के साथ में पृथ्वीराज चौहान पर उसने हमला किया था। पृथ्वीराज चौहान ने फिर से गौरी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यानी पृथ्वीराज चौहान ने फिर भी हार नहीं मानी और उसने कहा कि हम युद्ध लड़ेंगे। अब मुख्य घटनाएं देख लेते हैं। अब इसमें युद्ध में क्या परिणाम हुआ, क्या क्या नीतियाँ निकल के आई आगे सामने, तो इसके क्या रिजल्ट निकले, ये भी आपको दिखना है यहाँ पर।
यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को अलग अलग समूहों में विभाजित करके रात में हमला करने की रणनीति अपनाई। यानी उसने नीति कौन सी अपनाई? रात में हमला करने की नीति मोहम्मद गौरी ने अपनाई थी कि रात में आक्रमण करना है, और अपनी सेना को अलग अलग भागों में उसने बांट दिया। राजपूत सेना दिन के युद्ध में निपुण थी, लेकिन गौरी की रणनीति और तुर्की घुड़सवार सेना की गति बहुत मजबूत साबित हुई। यानी उन्होंने रात में युद्ध किया, लेकिन राजपूत सेना दिन में युद्ध करना अच्छी तरह से जानती थी। रात में उनको कोई प्रशिक्षण नहीं था रात में युद्ध करने का, तो गौरी ने रात में आक्रमण किया था। युद्ध में राजपूत मोर्चा टूटने लग गया, यानी राजपूत धीरे धीरे लड़खड़ाने लग गए और परास्त होने लगे। परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध को जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पकड़ लिया गया। इस जीत ने गौरी के लिए उत्तर भारत में प्रभाव स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब मोहम्मद गौरी का उत्तरी भारत में लगभग आधिपत्य होने लगा था और उसको रास्ता मिल गया था अपने साम्राज्य विस्तार करने का। बाद के प्रभाव की बात करें, इस युद्ध के बाद तुर्कों ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण स्थापित कर दिए। यानी अब तुर्कों ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली और अजमेर पर। मोहम्मद गौरी अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की रेख देख की जिम्मेदारी सौंप जाता है, जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत 1206 में इसकी नींव रख दी। दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, और गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तो ये प्रभाव हुआ था। और इस चीज़ के बाद में कहा जाता है जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा गया तो तब उसके शब्द वेड़ी बाणों के लिए पृथ्वीराज चौहान प्रसिद्ध थे। तो मोहम्मद गौरी ने उसकी परीक्षा के लिए ये बात कही। तब उसके पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे चंद्रवरदाई। तब उन्होंने उनको संकेतों के द्वारा उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, बड़ी यात्राएं दी गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा उनको। तब उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाए थे, और ये कहा गया था, एक दुआ प्रचलित था, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चों के चौहान। ये चंद्रवरदाई ने दुआ कहा था पृथ्वीराज चौहान के लिए, और उन्होंने उस शब्द के आधार पर उसने जैसे ही आवाज़ लगाई उन्होंने उस पर तीर आक्रमण चला दिया, और उसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये था आपका तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। अब बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। ये भी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध साबित होता है। 1526 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। वर्ष और स्थान की बात करें 1526 में, स्थान पानीपत वर्तमान हरियाणा। ये स्थान भी कहाँ पर है आपका? पानीपत हरियाणा में ही है। विरोधियों की बात करते हैं तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। यानी दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये लड़ा गया था, और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इस युद्ध के बाद में प्रमुख घटनाएं देखते हैं। बाबर ने अपनी सेना को तुर्की तोपों और तुर्कमा रणनीति से सुसज्जित किया। बाबर ने भारत में तुर्की तोप और तुर्कमा पद्धति का उपयोग किया था युद्ध में। इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना थी, लेकिन उनकी युद्ध रणनीति कमजोर थी। बाबर ने तोपखाने और घुड़सवार सेना का उपयोग करके लोदी की सेना को कुचल दिया। यह तोपखाने और घुड़सवार जो सेना उसके पास में थी, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो परास्त हो गई और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी पर आपके लिए कराई जाएगी। युद्ध के कारण क्या हुए? दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी की तानाशाही से कई अफगान सरदार असंतुष्ट थे। उन्होंने बाबर को भारत आकर के लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया। बाबर भी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ये युद्ध के कारण हुए, जिस कारण भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था। परिणाम की बात करें तो परिणाम बाबर ने युद्ध में निर्णायक जीत प्राप्त की। इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मैदान में मारा गया, यानी इब्राहिम लोदी की इसमें युद्ध में मृत्यु हो गई, और इस जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो वह पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हुई थी। बाबर की विजय के बाद बाबर मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है भारत में। बाद के प्रभावों की बात करें तो बाबर ने दिल्ली आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बदल गई। मुगल शासन की नींव मजबूत हुई, जो बाद में एक विशाल साम्राज्य बन गया।
तो बाबर की युद्ध की नीति का मुख्य कारण क्या रहा था? तलगुआ पद्धति और तोपखाने का प्रयोग बाबर के द्वारा जो किया गया था वो इस युद्ध में उसकी विजय का कारण रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध ये 1556 में लड़ा गया था। 1556 स्थान पानीपत हरियाणा में। प्रतिद्वंदी कौन थे अब ये देख लेना। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक, युद्ध के समय किशोर और बैराम खां द्वारा शासित, यानी बैराम खां इसके संरक्षक थे अकबर के, क्योंकि अकबर उस समय बहुत कम आयु के थे। तो बैराम खां के संरक्षण में ये युद्ध लड़ा गया था। और शासक कौन थे उस समय? अकबर थे। दूसरे प्रतिद्वंदी हेमचंद विक्रमादित्य, जो कि हिंदू सम्राट थे, हिंदू शासक थे। अफगान सरदार, सूर साम्राज्य के शक्तिशाली सेनापति हेमू विक्रमादित्य के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। युद्ध के कारणों की बात करें, शेरशाह सूरी के साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली पर नियंत्रण के लिए संघर्ष तेज हो गया था। यानी हुमायूं जब शासक बनता है तो वो दोबारा से शेरशाह सूरी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तब शेरशाह सूरी का जैसे ही साम्राज्य का पतन हुआ तो दिल्ली पर नियंत्रण के संघर्ष तेज हो जाता है। इसमें हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया और खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। हेमू विक्रमादित्य वहाँ का शासक बन जाता है। मुगल साम्राज्य अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाना चाहता था, इसीलिए उसने युद्ध के ये कारण रहे। शेरशाह सूरी का साम्राज्य का पतन, हेमू का दिल्ली पर कब्जा और मुगल साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा या सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा, इसीलिए इस युद्ध के कारण रहे थे। इस युद्ध की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ी। हेमू अपनी विशाल सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचा और मुगलों को चुनौती दे डाली। युद्ध के दौरान हेमू को आंख में तीर लगा और वे बेहोश होकर के वहीं गिर गए। बेहोश होते ही जैसे ही हेमू विक्रमादित्य बेहोश हुए तो उनकी सेना का मनोबल टूट गया और मुगल सेना ने पलटवार कर लिया। यानी जो हेमू विक्रमादित्य की सेना थी वो कमज़ोर पड़ गई उनको देखते ही। परिणाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुगल सेना ने इस युद्ध को जीत लिया। हेमू को पकड़ लिया गया और बाद में उसको मार भी डाला गया। इस जीत ने अकबर के शासन की स्थिरता प्रदान कर दी। आगे के प्रभाव, मुगलों ने दिल्ली और उत्तर भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस युद्ध के साम्राज्य के विस्तार में एक निर्णायक शुरुआत साबित हुआ। मुगल शासन फिर से स्थापित हुआ और आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार करने लगा। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य आगे की ओर बढ़ने लगा। अब बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की भी बात कर लेते हैं। हमने तराइन का युद्ध पढ़ लिए दोनों, अब पानीपत के तीनों युद्धों को भी यहाँ पर पढ़ते हैं। जब तीसरा युद्ध प्रथम पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा युद्ध आता है। ये 1761 में लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा। पानीपत हरियाणा के मैदान में ही लड़ा गया था। इसमें प्रतिद्वंदियों की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करने वाले पेशवा के पुत्र विश्वासराव, सेनापति सदाशिवराव भाऊ, योद्धा विश्वासराव, अहमद शाह अब्दाली और अफगान का शासक, ये इसमें प्रतिद्वंदी थे। एक तरफ मराठा साम्राज्य था, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और अफगान का शासक था। युद्ध के कारणों की बात करें, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। उत्तर भारत में सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ा। मराठों ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ा लिया, जिससे अब्दाली को खतरा महसूस हुआ। अब्दाली को कई उत्तर भारतीय राजपूत और रोहिलों का समर्थन मिला, जबकि मराठी उस क्षेत्र में अकेले पड़ गए। इसकी प्रमुख घटनाएं, मराठा सेना विशाल थी लेकिन कमजोर आपूर्ति लाइनों के कारण संसाधन समाप्त हो गए। अब्दाली ने घुड़सवार सेना और तोपखाने और घेराबंदी की रणनीति का इस्तेमाल किया। लड़ाई भीषण थी जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान विश्वासराव मारा गया, जिससे मराठा सेना का मनोबल टूट जाता है। और परिणाम, अहमद शाह अब्दाली ने लड़ाई जीती। यानी इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय होता है। मराठों को नुकसान उठाना पड़ता है और उत्तर भारत पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों से एक मानी जाती है। इसके बाद की स्थिति की बात करें, मराठा साम्राज्य कुछ वर्षों के लिए कमजोर हो गया, लेकिन बाद में फिर से उभर आया
मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया। इस लड़ाई ने उत्तर भारत के राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया और बाद में अंग्रेजों के उदय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।